अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को राष्ट्रीय संकट बताते हुए सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। साथ ही यह भी जानना चाहा है कि कोरोना वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। क्या क्या और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको विस्तार से बात बताएंगे। साथ ही बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, जिसने एक बड़ा फैसला किया है और वो बड़ा फैसला यह है कि 2 मई को जब 5 राज्यों में मतगणना होगी तो किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो गंभीर टिप्पणी की है उसके बाद आयोग का यह सख्त फैसला आया है, जिसका बीजेपी ने स्वागत भी कर दिया है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे महाकुंभ के शाही स्नान, जो कि अंतिम शाही स्नान था, उसकी भी आपको बताएंगे कि क्या अंतिम शाही स्नान में भीड़ उमड़ी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसी स्थिति में मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उसकी स्वतः संज्ञान सुनवाई का मतलब उच्च न्यायालय के मुकदमों को दबाना नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महामारी की स्थिति पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थिति में है और उच्चतम न्यायालय पूरक भूमिका निभा रहा है तथा उसके हस्तक्षेप को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, क्योंकि कुछ मामले क्षेत्रीय सीमाओं से भी आगे हैं। पीठ ने कहा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ मामले राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित हो सकते हैं। पीठ ने कहा, हम पूरक भूमिका निभा रहे हैं। अगर उच्च न्यायालयों को क्षेत्रीय सीमाओं के कारण मुकदमों की सुनवाई में कोई दिक्कत होती है तो हम मदद करेंगे। उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ वकीलों ने महामारी के मामलों के फिर से बढ़ने पर पिछले गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेने पर शीर्ष अदालत की आलोचना की थी और कहा था कि उच्च न्यायालयों को सुनवाई करने देना चाहिए। इसके एक दिन बाद 23 अप्रैल को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कुछ वकीलों की अनुचित आलोचना पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पीठ ने कोविड-19 टीकों की अलग अलग कीमतों पर वरिष्ठ वकील विकास सिंह समेत वकीलों की दलीलों पर भी मंगलवार को गौर किया और केंद्र को अलग अलग कीमतों के पीछे के तर्क और आधार के बारे में उसे बताने के लिए कहा। 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिकों को टीका लगाने के सरकार के फैसले पर अदालत ने गुरुवार तक राज्यों से जवाब देने के लिए कहा है और कहा है कि वे टीकों की मांग बढ़ने और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरत से कैसे निपटेंगे, इसके बारे में भी बताएं। पीठ ने केंद्र से राज्यों को टीकों के साथ साथ ऑक्सीजन वितरण करने और निगरानी व्यवस्था की रूपरेखा के बारे में भी बताने के लिए कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कोविड-19 प्रबंधन मामले में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा को न्याय मित्र भी नियुक्त किया। इससे पहले इस मामले में वरिष्ठ वकील साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किए जाने पर कुछ अधिवक्ताओं की विवादित टिप्पणियों के मद्देनजर उन्होंने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच उच्चतम न्यायालय ने गंभीर स्थिति का गत गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। शीर्ष अदालत ने वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन को इलाज का आवश्यक हिस्सा बताते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि काफी घबराहट पैदा कर दी गई है, जिसके कारण लोगों ने राहत के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की। उधर निर्वाचन आयोग ने देश में कोरोना महामारी के गंभीर संकट के मद्देनजर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में 2 मई को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में अभी 8वें और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि बाकी शेष 4 प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है। आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर आयोग ने फैसला किया है
कि मतगणना के दौरान अधिक सख्त प्रावधानों पर अमल किया जाए। 2 मई को मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ साथ 2 से अधिक लोगों के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध का यह आदेश आने से एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनावों के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराने में विफल रहने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त रुख दिखाया था। अदालत ने कहा था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र जिम्मेदार संस्था है। उच्च न्यायालय ने आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए कहा था कि इस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से यह चेतावनी भी दी थी कि वे 2 मई को मतगणना पर रोक लगाने से नहीं हिचकेंगे। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह मतगणना के दिन अपनाए जाने वाले कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित ब्लूप्रिंट के बारे में 30 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट दायर करे। अब आयोग ने कहा है कि मतगणना कक्ष में क्षमता के 50% लोग ही मौजूद रहेंगे। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, मैं चुनावी जीत के जश्न समारोहों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के भारत के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं। मैंने भाजपा की सभी प्रदेश इकाइयों को इस फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जी जान से जुटे हैं। उधर हरिद्वार में कोरोना संकट के बीच आज महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान पर महामारी का असर दिखा। हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर चैत्र पूर्णिमा का स्नान करने बेहद ही कम श्रद्धालु पहुंचे। शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया था। इस स्नान पर आम श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए सुबह 9:30 तक का समय दिया गया था। हालांकि घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन संख्या बेहद ही कम रही। वहीं आईजी कुंभ के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मी फेस शील्ड और डबल मास्क लगाकर ड्यूटी करते दिखे। उन्होंने कहा क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के हवा से भी फैलने के बारे में सुना गया है, इसलिए ड्यूटी के दौरान पूरी सावधानी बरती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर जिस तरह हो हल्ला मचा, उसको देखते हुए राज्य सरकार अब जागी है और तेजी से बेड्स की व्यवस्था करने का काम, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। आपको मिलवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। वो बता रहे हैं कि दिल्ली में कितने और बेड बढ़ाए जा रहे हैं, कहां बढ़ाए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल। सबसे ज़्यादा इस वेव के अंदर पेशेंट सीरियस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है उसको या तो ऑक्सीजन का बेड चाहिए और मैक्सिमम लोग आईसीयू बेड ढूंढ रहे हैं। और अभी पूरी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग आईसीयू बेड ख़त्म हो चुके हैं। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है और एक ही अपना जो दिल्ली का मेन रामलीला ग्राउंड है। तो 500 आईसीयू बेड उधर बन रहे हैं और 500 आईसीयू बेड इधर बन रहे हैं और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी वाले कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं। तो लगभग 1200 आईसीयू बेड्स, प्रॉपर आईसीयू बेड्स जो हैं ये हमारे 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी।